नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे। प्रधानमंत्री सहारनपुर में आज करेंगे रैली। उपलब्धियां गिनाने के लिए 15 दिन में 200 कार्यक्रम। पूंजी और शेयर बाजार में धोखाधड़ी पर सख्त सेबी। कारोबार नहीं करने वाली 4200 कंपनियों की सूचीबद्धता होगी खत्म। ऑडिट खामियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। बारिश के बावजूद उत्तर भारत में गर्मी से राहत नहीं। ओडिशा, राजस्थान में पारा 45 डिग्री के पार। मौसम विभाग का अनुमान अगले 3-4 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। बीजिंग पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत। दोनों देशों के विकास में भागीदार बनने पर जोर। शी जिनपिंग समेत कई आला नेताओं से आज होगी मुलाकात। और जापान में G7 देशों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। आतंकवाद और शरणार्थी संकट मुख्य एजेंडा। आर्थिक सुस्ती पर भी रहेगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार की सफलताओं को उजागर करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य शिरकत करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने 2 साल के शासन को निराशाजनक करार दिया है। 26 मई से 10 जून के बीच एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए 200 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को सहारनपुर में रैली से होगी। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एनडीए के सांसद अपने क्षेत्रों में जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। जो बेनिफिशरीज हैं विभिन्न योजनाओं के, उनके सम्मेलन हो सकते हैं। कुछ किसान सम्मेलन, कुछ युवा सम्मेलन, कुछ महिला सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। 28 मई को इंडिया गेट पर खास कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इसके लिए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनाई गई है। शो के दौरान स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलताएं बताई जाएंगी। उधर विपक्षी दल सरकार की नाकामियां गिनाने में लगे हैं। पिछले 2 साल में जो टूटे हुए वादों की कहानी है, जो अच्छे दिन के सब्ज बाग दिखाए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और किस तरह लोगों में एक निराशा का वातावरण है, ये उसका उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। वो कहीं भी उनका रोड मैप भी नहीं दिखता वो कैसे पूरी होंगी। जैसे गंगा की सफाई है, किसानों की उत्पादन के 1.5 गुना दाम देंगे, बेकार और बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। पिछले साल भी एनडीए सरकार ने अपने 1 साल पूरे होने पर साल 1 शुरुआत अनेक नाम से जश्न मनाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 28 मई को इंडिया गेट पर होने वाले कार्यक्रम से पहले विवाद हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन को दी गई है, जबकि उनका नाम पनामा पेपर लीक में आया है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने सफाई देते हुए कहा है कि वो पूरे कार्यक्रम की मेजबानी नहीं करेंगे, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम पेश करेंगे। Does it not also send a signal to the investigation agencies not to proceed against those who are under suspicion for having stashed black money abroad in income tax in foreign bank accounts abroad? He's part of a function where he's talking about educating the girl child. That's not a political event. कैबिनेट ने बुधवार को पूंजीगत सामानों यानी कैपिटल गुड्स से जुड़ी नीति को मंजूरी दी है। देश में पहली बार ये नीति बनी है। इसका मकसद साल 2025 तक पूंजीगत सामानों का उत्पादन बढ़ाकर 7,50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। फिलहाल देश में 2,30,000 करोड़ रुपए के कैपिटल गुड्स का उत्पादन होता है। वहीं कुल उत्पादन में पूंजीगत सामानों का हिस्सा 12% से बढ़ाकर 20% करना है। सरकार अगले 1 दशक में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार के मौके भी पैदा करना चाहती है। कैबिनेट ने 6 नए आईआईटी को भी मंजूरी दी है। नए आईआईटी तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़, भिलाई, गोवा और जम्मू में बनेंगे। वहीं धनबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा। कैबिनेट ने हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी माफ कर दिया है।
सरकार ने उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10,736 करोड़ रुपए की 5 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 763 किलोमीटर लंबी मौजूदा रेल लाइनों के दोहरीकरण की 3, जबकि व्यस्त मार्गों पर 514 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछाने की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसका ऐलान किया। 5 बड़ी योजनाओं में सुरेंद्र नगर राजकोट रेल लाइन और पुणे मिराज लौंडा रेल लाइन और रोजा सीतापुर कैंट बडवाल ब्रॉडगेज सिंगल लाइन परियोजना का दोहरीकरण किया जाना है, जबकि विजयनगरम और तीतलागढ़ के बीच और बीना कटनी के बीच भी तीसरी रेल लाइन बिछाई जानी है। रेलवे ने अब वेटिंग और आरएसी ट्रेन टिकट भी 139 पर डायल कर कैंसिल कराने की सुविधा की शुरुआत कर दी है। पहले ये सुविधा सिर्फ कंफर्म टिकट रद्द कराने के लिए उपलब्ध थी। कि कहीं पे दोहरीकरण किया जाएगा और जहां पर 2 लाइन पहले से ही चल रही है वहां और एक अतिरिक्त लाइन वहां भी लगाई जाएगी। ये सभी परियोजनाओं पर जो निवेश किया जाएगा वो होगा 10,736 करोड़ रुपए, करीबन 11,000 करोड़ रुपए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन या खातों में छेड़छाड़ की दोषी कंपनियों के ऑडिटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ऑडिटर फिर किसी कंपनी में निदेशक नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा अगर प्रवर्तक तय की गई कीमत पर निवेशकों को रकम नहीं देते हैं तो उन्हें पूंजी बाजार में कदम रखने से ही रोक दिया जाएगा। सेबी के मुताबिक इस रोक की मियाद 10 साल तक हो सकती है। सेबी ने क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध उन 4200 से ज्यादा कंपनियों को भी हटाने का फैसला किया है जो लंबे अरसे से कारोबार नहीं कर रही हैं। इन कंपनियों के शेयरधारकों को कंपनी से निकलने के लिए योजना देने पर सेबी विचार कर रहा है। चार साल के बाद तेल और गैस ब्लॉक की फिर से नीलामी होने जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 46 ब्लॉक को नीलामी के लिए रखा है। इन ब्लॉक में 67 जगहों पर तेल और गैस मिलने की उम्मीद है। इनसे सरकार को 70,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। तेल और गैस खनन के लिए 20 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। कंपनियों को कीमत तय करने और इसे बेचने की अनुमति होगी। 9 महीने पहले कैबिनेट ने नीलामी नीति को मंजूरी दी थी। ये देश की अर्थनीति में मददगार होगी और मैं आज जिस प्रकार से उत्साह लोगों के अंदर दिख रहा हूँ, मार्केट में दिख रहा हूँ, उसमें भारत की नए उद्यमी आएंगे और विश्व स्तर के भी इन्वेस्टर उसमें से आएंगे। भारत की बाजार की स्थिति को देख के भारत इन दिनों में एक निवेश की एश्योर्ड पॉइंट बन चुका है। एलडीएफ के नेता पिनराई विजयन ने केरल की कमान संभाल ली है। कल मुख्यमंत्री विजयन के साथ कैबिनेट के 18 मंत्रियों ने भी शपथ ली। केरल सरकार की नई कैबिनेट में 13 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनमें 2 महिलाओं को भी मौका मिला है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल हॉल में बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में सीपीएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश कारात और वीएस अच्युतानंदन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। പിണറായി വിജയനായ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും मुख्यमंत्री के साथ केरल कैबिनेट के 18 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें सीपीएम के 12, सीपीआई के 4 और सहयोगी दलों के 3 सदस्य शामिल हैं। विजयन की कैबिनेट के खास नामों पर नजर डालें तो सीपीएम के ईपी जयराजन को उद्योग और खेल मंत्रालय, टीएम थॉमस को वित्त मंत्रालय, के शैलजा को स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग, एके बालन को सांस्कृतिक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं सीपीआई के ई चंद्रशेखरन को राजस्व विभाग, वीएस सुनील कुमार को कृषि, पी तिलोत्तमन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला है। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट के रामचंद्रन को जहाजरानी, जनता दल सेकुलर के मैथ्यू टी थॉमस को सिंचाई और एनसीपी के एके शशिचंद्रन को परिवहन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। सीपीएम के पी रामकृष्णन को विधानसभा स्पीकर और सीपीआई के वी सासी डिप्टी स्पीकर होंगे।
इससे पहले मंगलवार को एलडीएफ ने घोषणा की थी कि वो राजकीय कोष की बचत पर जोर देगी, जिसके तहत मंत्रियों के स्टाफ में कटौती की जाएगी। साथ ही मंत्रियों के घरों की सजावट पर भी फिजूल खर्ची नहीं करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस बात का भी ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2014 में दिल्ली विधानसभा भंग करने की वजहों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल को ऐसी कोई छूट नहीं है कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक ना करें। ऐसी छूट सिर्फ राज्यपाल के पास है। आयोग ने 30 दिन के भीतर रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। दरअसल नवंबर 2014 में दिल्ली विधानसभा भंग की गई थी। बिहार में गया जिले के डुमरिया प्रखंड में कल संदिग्ध माओवादियों ने एलजेपी के स्थानीय नेता सुदेश पासवान और उनके भाई सुनील पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार पुलिस और सीआरपीएफ की साझा टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। विपक्षी लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग दोहराई है। वहीं सत्तारूढ़ जेडीयू का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले भी प्रमुखता से इस बात की मांग की थी और अब सुदेश पासवान जी की हत्या के बाद पुनः हम लोग इसकी मांग करते हैं कि अब हमारे प्रदेश में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्र में, हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अभी तक कोई आपराधिक घटना किसी पंचायत चुनाव में नहीं हुई। ये पहली घटना है और विगत पंचायत चुनाव के मुकाबले ये पहली बार ऐसा हुआ कि इनकी हत्या हुई है। तो इस पे सरकार बहुत गंभीर है। इनके भी हत्यारों को हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी बरामद कर ली गई है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हत्याकांड में मुख्य शूटर रोहित की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी हत्या की वजह का पता नहीं चला है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हत्या में बरामद पिस्टल और कारतूस को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। इस मामले की सीबीआई ने भी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। 13 मई की रात सीवान के टाउन थाना क्षेत्र में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छापामारी चल रही है। कुछ अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी शेष है और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो बाकी अभियुक्त फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, ताकि इस कांड के सभी पहलू को हम जान सके। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देश के कई राज्यों में बुधवार को भी बारिश हुई। हालांकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश समेत कई इलाकों में गर्मी और लू से लोग अभी भी परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। बुधवार को देश के कई राज्यों में तेज बारिश हुई। एनसीआर समेत कई इलाकों में पानी की फुहारों ने बढ़ते तापमान पर थोड़ी लगाम लगाई। जहां जहां बारिश हुई वहां गर्मी में कमी आई और लोगों ने राहत की सांस ली। पहले बहुत गर्मी था, बहुत ज्यादा उमस था, एकदम रहना दुश्वार हो गया था। लेकिन आज सुबह भोर से मतलब बिजली चमक रही थी और बारिश तेज और तूफान के साथ बारिश हुआ, जिससे मौसम पहले से बहुत अच्छा है और कुछ राहत है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में कई जगह बौछारें पड़ी। राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ ओले भी पड़े। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सुबह ऐसे थोड़ी सी हल्की बारिश हुई है, बहुत बढ़िया मौसम है। कल तो बहुत अच्छा मौसम रहा और आज भी लगता है जैसे थोड़े थोड़े काले काले बादलों हैं। वी विल हैव अ वेरी नाइस। हालांकि अभी भी देश में कई जगह गर्मी अपना रंग दिखा रही है।
उड़ीसा के कालाहांडी में बुधवार को 45.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अधिकतम तापमान 44 डिग्री रहा। राजस्थान के फलोदी में अधिकतम तापमान 43 डिग्री था, जबकि श्रीगंगानगर में तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तरी और मध्य भारत में गर्मी और बढ़ेगी, जबकि देश के तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली एनसीआर हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब राज्यों में जो हल्की बारिश हो गई थी या थंडर हो गया था वो अगले 3-4 दिन नहीं है, तो ऐसे में तापमान बढ़ेगा। इस बीच बुधवार को आंधी में पेड़ गिरने से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मंजनपुर में दीवार गिरने से एक युवक मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं राजस्थान का पश्चिमी इलाका भीषण सूखा और जल संकट से जूझ रहा है। उस पर लगातार चढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अजमेर के कराटी पंचायत, जो केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सावरलाल जाट का गांव है, वहां भी लोग पानी के लिए परेशान हैं। सूखे नल, खराब पड़े हैंडपंप, प्यासे लोग, ये तस्वीरें अजमेर के खेड़ी गांव का दर्द खुद बयां कर रही हैं। कराटी पंचायत में आने वाले इस गांव की आबादी करीब 1,500 है, लेकिन यहाँ सारे जल स्रोत सूख चुके हैं। जो हैंडपंप चल रहे हैं उनमें भी कम पानी आता है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारी गर्मी के बावजूद महिलाओं को पानी जुटाने के लिए भटकना पड़ता है। पानी फेमल कहीं भी सुविधा को नहीं, पानी भी सूखियो न, तो हेडपंप में पानी न, नल में पानी बिल्कुल आपको न मांग फैमिली की सुविधा न, चरा काम कहीं भी को न, लोग गए सब घर बैठ रहे। जानवरों में पालने में दिक्कत है न, चारों मनका सब बात में परेशान हो रहा। कराटी पंचायत में गोपालपुरा गांव भी आता है, जो केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट का गांव है, लेकिन इलाके के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। साहब हमारे खेती बाड़ी की दिक्कत एक है कि पानी नहीं है, नहीं कुएं में पानी है, नहीं गवर्नमेंट से कोई पानी मिल रहा है, तो खेती बाड़ी किससे करें। जैसे हमारे पशु है, उसको खिलाने के लिए चारा नहीं है, पानी होता तो हम कुछ भी करके उसको पालन पोषण का कुछ भी करते थे, लेकिन वो भी हमारी समस्या है। पानी और चारे की समस्या के लिए जो हमारी संस्था एपीएस ये काम कर रही है, ये क्या चरागा विकास और जल संसाधन। अब जल संसाधन का काम अगर अच्छा होगा, तालाब नाडियों में पानी आने की जगह क्लियर होगी, बराबर पानी आता रहेगा, तो भू जल स्तर बढ़ेगा और जानवरों के लिए पीने के नाडियों में पानी रहेगा, और कई तो गांव वालों के पीने के लिए यही स्रोत है। केंद्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए राजस्थान को 1,345 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राजधानी जयपुर से राहत के तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन सुदूर गांवों तक ये पहुंच नहीं पाई हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अजमेर। और हमारे साथ बाड़मेर से अरविंद कुमार सिंह जुड़े हैं, अब उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, आपने तस्वीरें दिखाई किस तरह से पश्चिमी इलाका, खासतौर से राजस्थान का किस तरह की मुश्किलों से गुजर रहा है। आपने बताया सांवरलाल जाट का गांव में भी कितनी तकलीफें लोगों को हैं। ऐसे में मौसम को लेकर क्या बोला जा रहा है, कितने दिन और लगेंगे, क्योंकि कई इलाकों में बारिश हो रही है, क्या मौसम ऐसा ही बना रहेगा? प्रीति, जो पश्चिमी इलाका है ये पहले से ही पानी के संकट से ग्रसित रहा है, और अभी जो है ना, जो जिन इलाकों में मैं हूँ, खासतौर पर बाड़मेर का जो इलाका है, यहाँ कल से ही जो है धूल भरी आंधियां और इस तरह से थोड़ा मौसम, तो जब भी रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियां जो है चलती हैं, उससे क्या है कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट आती है, लेकिन बाड़मेर में भी काफी गर्मी है और फिर भी कुछ इलाकों में राहत महसूस हुई है। लेकिन प्रीति, असली समस्या ये है कि क्या लोगों को पानी मिल पा रहा है? हाँ। पानी जो है ज्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि पानी से जुड़ी हुई, क्योंकि गर्मी आई और चली गई ये तो अलग चीज है, लेकिन ये इलाके लगातार छटपटा रहे हैं। हम लोगों ने कई जगहों पर देखा कि बिजली की भी काफी समस्या है, कई तरह की गंभीर स्थितियां हैं। और दूसरी जो चीज हुई है इसमें कि आपदा प्रबंधन में राजस्थान सरकार ने थोड़ी देरी की, यहाँ सूखा जो है घोषित करने में देरी की गई। इस समय 33 में से इनके 19 जिले जो है काफी गंभीर सूखे की चपेट में हैं, और मैं जिस इलाके में हूँ यहाँ तो अकाल की चपेट में है। अकाल जो है बहुत ही भयानक है, जानवरों के लिए न चारा है न पानी है, तो कुल मिलाकर के यहाँ हालात जो है बहुत ही गंभीर है। हालांकि प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों से सतर्कता बरतनी शुरू की है, कुछ जगहों पर गांव में टैंकरों से भी पानी लाना शुरू किया है, लेकिन हालात जिस तरह गंभीर हैं उसके तुलना में जो तैयारियां चली हैं वो बहुत कमजोर हैं, और जमीन पर बहुत खराब हालत। आपने खुद ही देखा कि जो है
जो केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री हैं जी अरुण जी, जैसा आपने हमें दिखाया, और इसीलिए मैंने सीधा मौसम की बात की, क्योंकि लगातार जो रिपोर्ट आप हमें भेज रहे हैं उनसे पता लग रहा है कि प्रशासन की मुस्तैदी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब जाकर कुछ इलाकों में पानी पहुंच भी रहा है, लेकिन सुदूर इलाकों का हाल बहुत बुरा है, इसलिए मौसम की आस ही अब बची है शायद। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कांगो के एक छात्र की दिल्ली में हुई हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अफ्रीकी देशों ने मामले की जांच में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों के नागरिकों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी देशों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को लेकर आश्वस्त किया है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी इस मामले में अफ्रीकी मिशन प्रमुखों से कल मुलाकात की। शुक्रवार को कांगो के 29 साल के छात्र केटाडा ओलिवर की दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पीट कर हत्या कर दी गई थी। कहा जा रहा है कि उसका ऑटो रिक्शा हायर करने को लेकर विवाद हुआ था। MEA got in touch with Delhi police, which acted promptly. 2 suspects have already been arrested, while 1 is on the run. We will ensure that justice is done and stringent punishment is given to those involved in the attack. External Affairs Minister Srimati Sushma Swaraj is personally monitoring the matter. She has requested the Lieutenant Governor of Delhi to ensure that this case is tried by a fast-track court, and the Lieutenant Governor has assured her that this will indeed be done. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चीन दौरे का आज तीसरा दिन है। वो आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कक्षांग समेत चीन के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। कल बीजिंग पहुंचने पर उन्होंने कहा कि दुनिया की बेहतरी के लिए भारत और चीन को परस्पर हितों का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कल चीन के उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी की। चीन के औद्योगिक शहर ग्वांगझू से बुधवार को बीजिंग पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का शानदार स्वागत हुआ। उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ से मुलाकात कर आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। बीजिंग में राष्ट्रपति मुखर्जी ने सांस्कृतिक और शिक्षा क्षेत्र की बड़ी हस्तियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ समानता और मित्रता का संबंध चाहता है। As India pursues its primary goal of building modern India focused on peace, prosperity and sustainable development, we seek to engage within China in a spirit of equality and friendship. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने परस्पर समझ को बेहतर बनाने और द्विपक्षीय रिश्तों की समृद्धि के लिए संपर्कों के जाल की मैट्रिक्स विकसित करने पर जोर दिया। चीन के उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ की मौजूदगी में उन्होंने कहा, रिश्तों की पूरी क्षमता का एहसास साझा जिम्मेदारी है और शांतिपूर्ण रिश्तों की दिशा में काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि जनता पर भी है। The possibility for closer cooperation are limitless. Our governments have primary role, but the efforts of civil society, academia, think tanks, cultural icons and artists are equally important. इससे पहले ग्वांगझू में राष्ट्रपति ने चीन के निवेशकों से उनके लिए बेहतर माहौल का वादा किया। साथ ही उनसे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया और अन्य योजनाओं में हिस्सा लेने की गुजारिश की। राष्ट्रपति ने भारत चीन के बीच मतभेदों को दूर कर समझौते वाले क्षेत्रों का विस्तार करने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जापान की राजधानी टोक्यो से 300 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इससे शिमा में आज से 2 दिन का G7 सम्मेलन शुरू हो गया है। आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत G7 के सभी नेताओं ने 2000 साल पुरानी इसे जिंगू श्राइन परिसर का दौरा किया। सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, आतंकवाद, शरणार्थी संकट और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने को लेकर अगले महीने होने वाला जनमत संग्रह सम्मेलन का मुख्य एजेंडा है। साथ ही चीन का विवादास्पद समुद्री दावा भी बैठक के दौरान चर्चा में उठ सकता है। Our goal with respect to our own interests in the South China Sea is simply to maintain freedom of navigation, freedom of overflight,
and the maintenance of international rules and norms, because we think that benefits everybody, including China. और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने चिंता जाहिर की है। आसियान राष्ट्रों के रक्षा प्रमुखों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पारित किया। इसमें दक्षिण चीन सागर में नौवहन की आज़ादी का आह्वान किया गया है। 10 आसियान देशों के रक्षा प्रमुख कल लाओस की राजधानी वियंतियन में मिले। आसियान देशों ने नौवहन और जहाजरानी की आज़ादी के दृष्टिकोण को फिर दोहराया। इन देशों का मानना है कि दक्षिण चीन सागर में नौवहन की आज़ादी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इन देशों ने किसी भी मसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुलझाने पर जोर दिया। हिलेरी क्लिंटन के अमेरिकी विदेश मंत्री रहते हुए एक निजी ईमेल सर्वर के इस्तेमाल का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जांच और खुफिया एजेंसी FBI ने हिलेरी क्लिंटन से पूछताछ करने का फैसला किया है। हालांकि हिलेरी ने कहा है कि उन्होंने नियमों के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बख्शने के मूड में नहीं हैं। हिलेरी क्लिंटन ईमेल मामले में बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व विदेश मंत्री ने आधिकारिक काम के लिए निजी ईमेल इस्तेमाल करने से पहले कोई इजाजत नहीं ली थी। इस मामले में FBI ने हिलेरी क्लिंटन से पूछताछ करने का फैसला किया है। इस बीच गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि क्लिंटन समेत कई नेता ईमेल पर सरकारी नियमों की अनदेखी करते रहे हैं। Record keeping, we could have done a better job at preserving emails and records of secretaries of state and their senior staff going back, frankly, several administrations. So back to before Secretary Clinton. इधर हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उनसे पहले भी मंत्री निजी फोन और ईमेल इस्तेमाल करते रहे हैं। Looking back, it would have been better if I'd simply used a second email account and carried a second phone, but at the time, this didn't seem like an issue. हालांकि रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हिलेरी क्लिंटन पर टिप्पणी करने से नहीं चूके। ट्रंप ने कहा कि हिलेरी हमेशा से कुटिल रही हैं। She's as crooked as they come. She had a little bad news today, as you know, from some reports came down weren't so good, but not so good. The Inspector General's report, not good. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की रैलियों के दौरान विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को दक्षिण कैलिफोर्निया में ट्रंप की रैली के दौरान 100 से ज्यादा लोग विरोध करने पहुंचे। पुलिस ने इनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे, प्रधानमंत्री सहारनपुर में आज करेंगे रैली। उपलब्धियां गिनाने के लिए 15 दिन में 200 कार्यक्रम। पूंजी और शेयर बाजार में धोखाधड़ी पर सख्त सेबी, कारोबार नहीं करने वाली 4200 कंपनियों की सूचीबद्धता होगी खत्म। ऑडिट खामियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। बारिश के बावजूद उत्तर भारत में गर्मी से राहत नहीं। ओडिशा, राजस्थान में पारा 45 डिग्री के पार। मौसम विभाग का अनुमान अगले 3-4 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। बीजिंग पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत। दोनों देशों के विकास में भागीदार बनने पर जोर। शी जिनपिंग समेत कई आला नेताओं से आज होगी मुलाकात। जापान में G7 देशों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। आतंकवाद और शरणार्थी संकट मुख्य एजेंडा। आर्थिक सुस्ती पर भी रहेगा जोर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।